नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश कुमार राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, रायपुर से। आज की कक्षा में हम रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में चर्चा करेंगे। रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिदम, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एल्गोरिदम की क्या ज़रूरत पड़ी। पहले भी हमने अन्य तुलनात्मक एल्गोरिदम को पढ़ा है, जैसे कि चेन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। इन सभी सॉर्टिंग एल्गोरिदम में हमने पाया कि हम दो अवयवों या दो तत्वों की आपस में तुलना कर करके हम उसकी सॉर्टिंग करते थे और उसको एक अनुक्रम में आयोजित करते थे। परंतु मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूँ कि रेडिक्स सॉर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हम तुलनात्मक एल्गोरिदम के बारे में देखें, जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट इत्यादि, तो मान लीजिए आपके पास 5 से 6 पुस्तकें हैं और आप चाहते हैं इसे एक ऑर्डर में अरेंज करना या एक तरह से इसे जमाना। आप उसे इस तरीके से जमाना चाहते हैं अपनी अलमारी में कि बड़ी पुस्तक सबसे नीचे हो, उससे छोटी पुस्तक उसके ऊपर आए और उससे छोटी पुस्तक उसके ऊपर आए। अगर आप इस क्रम में सारी पुस्तकों को जमाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप दो पुस्तकों के बीच तुलना करेंगे और सबसे बड़ी पुस्तक को नीचे रखेंगे और फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे जब तक कि सारी पुस्तकें उस अलमारी में अच्छी तरीके से जमा ना हो जाए। इन सभी के एल्गोरिदम में आप यह ध्यान रख सकते हैं कि अगर पुस्तकें मेरे पास 5, 10, 15 हो तब तो हम यह बड़ी आसानी से कर सकते हैं। परंतु अगर आप सोचते हैं कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके पास 500, 1000, 2000 इतनी संख्याओं में पुस्तक हो, तब हम उस समय इस तरह के तुलनात्मक एल्गोरिदम को उपयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि एक पुस्तक को मुझे 400 या 500 पुस्तकों से तुलना करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ऐसी स्थिति में हम रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं। रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिदम बड़े डेटा सेट के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं परिभाषा। रेडिक्स सॉर्ट एक गैर तुलनात्मक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। यह तत्वों को उसके रेडिक्स के अनुसार बकेट में बनाकर और वितरित करने की तुलना से बचाता है। एक से अधिक महत्वपूर्ण अंक वाले तत्वों के लिए यह बकेटिंग प्रक्रिया प्रत्येक अंक के लिए दोहराई जाती है। इस कारण रेडिक्स सॉर्ट को बकेट सॉर्ट या डिजिटल सॉर्ट भी कहा जाता है। अगर रेडिक्स सॉर्ट के इतिहास के बारे में जानें तो रेडिक्स सॉर्ट का इतिहास 1887 में हर्मन होलरिथ द्वारा टेबुलेटिंग मशीन पर किए गए काम से जुड़ा हुआ है। रेडिक्स सॉर्टिंग एल्गोरिदम 1923 की शुरुआत में पंच कार्ड को शॉर्ट करने के तरीके के रूप में आम उपयोग में लाया गया। आधुनिक युग में भी रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिदम को बाइनरी स्ट्रिंग और पूर्णांकों के संग्रह पर लागू किया जाता है। इसे कुछ अन्य अधिक सामान्य उद्देश्य वाले सॉर्टिंग एल्गोरिदम की तुलना में काफ़ी तेज पाया गया है। कभी कभी यह दूसरे एल्गोरिदम से तुलना करने पर 50% से लेकर के 3 गुना तक तेज पाया गया है। रेडिक्स सॉर्ट के दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखते हैं। रेडिक्स सॉर्ट की प्रक्रिया छात्रों के नाम को वर्णमाला के क्रम में अनुसार सॉर्ट करने के समान ही काम करती है। मान लीजिए आपके पास 26 अक्षरों के अलग अलग नाम हैं, तो सबसे पहले आप उसकी सॉर्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ए वाले सभी नाम को अलग कर लेंगे। उसके बाद बी से शुरू होने वाले सभी नाम को एक अलग करके दूसरे बकेट में डाल सकते हैं। उसके बाद सी से शुरू होने वाले सभी नाम को तीसरे बकेट में डाल सकते हैं, डी से शुरू होने वाले सभी नाम को चौथे बकेट में, और इस तरह हम टोटल 26 अक्षरों के लिए 26 अलग रेडिक्स या 26 अलग बकेट बना सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब ए से सारे नाम जो एक बकेट में आ चुके हैं उसके दूसरे अक्षर को देखेंगे। उसके दूसरे अक्षर को देखने पर जो भी ए के बाद दूसरे अक्षर भी जिनका ए है वह सबसे पहले आ जाएंगे। पहला अक्षर जिनका ए है और दूसरा अक्षर बी है वो उसके पीछे अनुक्रम में जुड़ते जाएंगे। जिनका पहला अक्षर ए है और दूसरा अक्षर सी है वह उसके पिछले अनुक्रम में जुड़ते जाएंगे, और इस तरह हम उनको आरोही या अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोगी रेडिक्स सॉर्ट किसी भी टाइप की स्ट्रिंग, नाम या अल्फ़ाबेट को दैनिक जीवन में हम जमाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद रेडिक्स सॉर्ट का दूसरा सबसे बड़ा दैनिक जीवन में उपयोग है, वह है अंकों को सॉर्टिंग करने में। रेडिक्स सॉर्ट को सबसे महत्वपूर्ण MSD या सबसे कम महत्वपूर्ण LSD, जिसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं,
यहाँ से हम शुरू करने के लिए लागू कर सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके पास 1 2 3 4 के साथ कोई नंबर है, मान लीजिए आपके पास 1234 एक नंबर है, तो इसमें जो 1 है, जो हजारवां पार्ट है, उसे हम MSD या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और जो 4 है जिसको हम इकाई का अंक बोलते हैं, वह हमारा LSD होता है। सो दाहिने तरफ जो सबसे अंक होता है वह हमारा LSD होता है, और बाएं और जो आखिरी अंक होता है वह हमारा MSD या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाता है। LSD रेडिक्स सॉर्ट आमतौर पर निम्नलिखित सॉर्टिंग क्रम का उपयोग करते हैं। यह सबसे छोटी कुंजियों को लंबी कुंजियों से पहले अरेंज करते हैं, और समान लंबाई वाली जो कुंजियां होती है उनको हम लेक्सोग्राफिक रूप में शॉर्ट करते चले जाते हैं। इस तरह हमारा LSD रेडिक्स सॉर्ट काम करता है। MSD रेडिक्स सॉर्ट स्ट्रिंग निश्चित लंबाई के पूर्णांक, जिसे हम फिक्स्ड लेंथ इंटीजर कहते हैं, उसको शॉर्ट करने के लिए बहुत उपयुक्त माना गया। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है जो एक एरे है, जिसमें आपके पास कुछ तत्व हैं, जैसे कि कोई अल्फ़ाबेट है B C D E F G, और एक और आपके पास है जो BA करके है। इस अनुक्रम को अगर हम रेडिक्स सॉर्ट से जमाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर मुझे पहला अंक देखना है B, तो 2 जगह पर B आया हुआ है, एक अल्फ़ाबेट B में और दूसरा एक अल्फ़ाबेट, 2 अल्फ़ाबेट का समूह BA, इसमें भी पहला जो लेटर है, पहला अल्फ़ाबेट है वह B है। तो यह दोनों सबसे पहले आ जाएंगे B और BA, उसके बाद हमारा आएगा C, फिर आएगा D, उसके बाद E, फिर F, और आखिरी में हमारा आएगा G। सो B से शुरू होने वाले दोनों शब्द पहले आएंगे, उसके बाद C वाला, फिर D, फिर E, फिर F, और अंत में आएगा G। तो रेडिक्स सॉर्ट स्ट्रिंग और नंबर्स दोनों को ही एक तरह से आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करने के लिए, जमाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसी तरह अगर आपके पास कोई पूर्णांक हो, कुछ नंबर्स हों, तो उसको भी हम लोग रेडिक्स सॉर्ट से बड़े आसान से अरेंज कर सकते हैं या जमा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक एरे है, उसमें कुछ तत्व या एलिमेंट हैं, जैसे कि पहला अंक है 1, दूसरा अंक है 2, फिर है 3 4 5 6 7 8 9, और आखिरी में है 10। अगर मुझे इसे रेडिक्स सॉर्ट से लेक्सोग्राफिक के तरह लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग में अगर मुझे जमाना हो तो क्या होगा? इसका आंसर आएगा, सबसे पहले मुझे रखना पड़ेगा 1, और उसके बाद आएगा 10, फिर आएगा 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो MSB पहली पोजीशन लिया था मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वहाँ पर 1 आने वाले 2 नंबर हैं। 1 में भी पहला लेटर 1 होता है और 10 में भी पहला जो अंक होता है वह 1 होता है। तो सबसे पहले यह 1 और 10 आगे आ जाएंगे, और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पीछे अरेंज हो जाएंगे। आइए अब एल्गोरिदम देखते हैं, रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। रेडिक्स सॉर्ट में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो हम यूज़र से इनपुट के तौर पे ले सकते हैं। एक वह अरे जिसे हमें शॉर्टिंग करना है, या जिसे रेडिक्स सॉर्ट के अनुसार मुझे जमाना है, तो उसके अंदर एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ कैरेक्टर, कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे शॉर्टिंग के लिए एक एरे की ज़रूरत है, और दूसरा उस एरे का कितना साइज़ है यह जानना भी ज़रूरी है। यह दोनों यूज़र से हम इनपुट लेंगे। उसके बाद पहले चरण में हम अनसॉर्टेड इनपुट अरे में जो आपने इनपुट कराया यूज़र से, उसमें से सबसे बड़ा तत्व ढूंढेंगे। फिर दूसरे चरण में हम एक फॉर का लूप चलाएंगे, जिसे D बार चलाएंगे, जहाँ पर D सबसे बड़े तत्व की अंकों की संख्या है। मान लीजिए आपके पास 3 अंक हैं, एक है अंक 100, दूसरा है 80, तीसरा है 70। तो आप देख सकते हैं कि 100 में 3 अंक हैं और 70 और 80 में 2 अंक हैं। तो इस केस में D की वैल्यू हो जाएगी 3। इसको हम 3 बार लूप चलाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा अंक है 100 और उसमें टोटल सबसे बड़ा जो नंबर है वो 100 और उसमें टोटल अंक है 3। तीसरे चरण में पहले स्थान के मान के लिए काउंटिंग शॉर्ट को कॉल करते जाएंगे हम, और अगले महत्वपूर्ण अंक पर जाने के लिए 10-10 से उसके स्थान को जंप करते जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि सबसे पहले हम 1000वें से चालू करेंगे, फिर हम उसके बाद नीचे आते जाएंगे, जैसे दहाई के अंक, इकाई के अंक, सैकड़े के अंक, दहाई के और इकाई के अंक की तरफ आते चले जाएंगे। सभी स्थानों मानों के लिए चरण 3 जो हमने हुआ है उसको जारी रखेंगे, और सभी D पास समाप्त तक हम इसको चलाते रहेंगे। साथ ही अपडेट की गई, शॉर्ट की गई अरे को हम प्रिंट करते चले जाएंगे, और अंत में हम 6वें चरण में इससे बाहर निकल जाएंगे। यहाँ आपने क्या देखा
जहाँ हमने देखा कि हम पहले एक एरे के मैक्सिमम या अधिकतम तत्व को ढूंढते हैं, फिर उस एरे पर रेडिक्स सॉर्ट को कॉल करते हैं। रेडिक्स सॉर्ट के भीतर हम काउंटिंग सॉर्ट को डी बार कॉल करते हैं, जहां हमें पता है कि डी उस एरे में सबसे बड़ा नंबर में आने वाले अंकों की संख्या है और अधिकतम संख्या में स्थान मान को क्रमबद्ध रखते हैं, तो संपूर्ण सारणी को क्रमबद्ध किया जाता है। प्रत्येक लूप के साथ हम अगले महत्वपूर्ण अंक की ओर चले जाते हैं। रेडिक्स सॉर्ट तब तक सॉर्टिंग को कॉल करता है जब तक कि मैक्सिमम प्लेस की वैल्यू 0 से बड़ी रहती है। इसका मतलब हम हजारवें से चालू करेंगे तो पहले हम हजारवें के लिए एक लूप चलाएंगे, उसके बाद सैकड़े के लिए, फिर हम चलाएंगे 100 के लिए, और फिर हम 10 के लिए, और अंतिम में हम इकाई अंक के लिए चलाएंगे। तो यह लूप 4 बार चलेगा अगर हमारे पास हजारवें की संख्या हुई तो। आइए अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए पहले देखेंगे और बाद में हम इसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए देखेंगे। तो पहले मेरे पास मान लीजिए एक सूची है जिसमें कुछ अंक हैं, जैसे पहला अंक है 170, दूसरा है 45, तीसरा 75, चौथा 90, पांचवा 2, छठवां 802, सातवां फिर से 2 और आखिरी अंक है 66 या 66। सबसे दाएं अंतिम अंक से शुरू करते हुए हम उस अंक के आधार पर संख्या को क्रमबद्ध करेंगे, क्योंकि हमने पहले बोला है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसका अर्थ होता है इकाई पर आने वाला अंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 170 में इकाई का अंक है 0, 45 में है 5, 75 में है 5, 90 में इकाई में आने वाला संख्या है 0, 2 में इकाई पे आने वाली संख्या है 2, 802 में भी इकाई में आने वाली संख्या है 2, 2 में अगेन 2 और 66 में 6। तो हम इकाई पे आने वाले अंक के हिसाब से पहले इसे जमा लेंगे। तो इसमें हम जमाने पे हम देखते हैं कि 170 और 90 दोनों में इकाई में आने वाली संख्या है 0। तो सबसे पहले हम इन दोनों को एक ग्रुप में या एक बकेट में डाल देंगे। तो पहला बकेट हुआ 2 संख्याओं का 170 और 90। दूसरा जो बकेट बनेगा वह बनेगा 1 से आने वाला संख्या जिसमें इकाई में 1 आ रहा हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके इकाई में 1 आ रहा है, तो हम दूसरा बकेट खाली छोड़ेंगे। तीसरा बकेट रहेगा जिसमें इकाई पे आने वाला संख्या होगा 2, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस सूची में 2 जगह पर 2 आया हुआ है, एक जगह पर 802 आया है जिसका भी इकाई का मान है 2। तो हमें को टोटल 3 संख्याएं मिल रही हैं जिसके इकाई के अंक 2 हैं। तो इनको फिर से एक बकेट में डाल देंगे, 2, 802 और 2। तीसरा बकेट बनेगा जिनका इकाई का अंक 3 है, ऐसा कोई भी संख्या इसमें नहीं है। चौथा बकेट बनेगा जिसके इकाई में 4 आ रहा हो, ऐसी भी कोई संख्या इसमें नहीं है। पांचवा बकेट बनेगा जिनके इकाई के अंक 5 हों, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 45 और 75 दोनों में इकाई के अंक जो हैं वह है 5। तो हम इन दोनों को एक बकेट में डाल देंगे। इसके अलावा धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। इकाई में अंक जिनके 6 हों, तो ऐसा एक संख्या है 66, उसे हम एक बकेट में डाल देंगे। इकाई में आने वाले संख्या 7, 8, 9 के लिए हमारे पास कोई भी अंक नहीं है, इसका मतलब हमने यहाँ पे इसे रोक दिया। अब हम अगले पास की ओर बढ़ेंगे। हम अगली बार फिर से देखेंगे, इस बकेट के अंदर शॉर्टिंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 2 के आगे हमने आगे में 2 बार 0 जोड़ दिया है। वह इसलिए किया है कि 802 में हमारे पास टोटल अंक 3 थे, तो सभी अंकों को एक जैसा बनाने के लिए आगे में हम 0 जोड़ दिए हैं। जैसे 45 के आगे एक 0 लगा दिया तो 0, 4, 5, 0, 4 और 5, इस तरह यह 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। 802 पहले से ही 3 अंकों की संख्या है, तो सभी को मुझे 3 अंकों में लाना है, तो आगे उसके अनुसार मुझे 0 जोड़ना पड़ेगा या 0 आगे में लगाना पड़ेगा। अब फिर से हम आगे देखते हैं। अब मेरे पास जो संख्या है वह है, पहला जो हमारे पास संख्या थी वह है 170 और 90 एक साथ, 2, 802 और 2 दूसरे बकेट में, 45, 75 तीसरे बकेट में, और 66 है मेरे पास चौथे बकेट में। अब मैं इकाई के अलावा दाही अंक के हिसाब से इसको जमाऊंगा। दाही पे आने वाले संख्या को देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है। दाही में आने वाला सबसे छोटा अंक 0 है, जो कि 3 संख्याओं में मिल रहा है, 2, 802 और 2। तो मुझे इन तीनों को एक बकेट में रखना पड़ेगा, तो मैं एक रेडिक्स बना करके इन्हें एक बकेट में डाल दूंगा। अगला, जब मैं चेक करता हूं कि 1 से कोई है, तो 1 से आने वाला कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसका दाही का अंक 1 हो, तो इसलिए हम छोड़ देंगे।
फिर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके दहाई में 2 आ रहा हो, तो यह बकेट भी खाली रहेगा। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसके दहाई में 3 आ रहा हो, यह बकेट भी खाली होगा। और ऐसी संख्या जिसके दहाई के अंक में 4 आ रहा हो, तो ऐसी एक संख्या है 045, तो इसे हम एक बकेट में डाल देंगे। उसके बाद 5 से आने वाली संख्या जिसके दहाई का अंक 5 है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, तो यह बकेट भी खाली रहेगा। जिसके दहाई के अंक में 6 आ रहा हो, एक ऐसी संख्या है हमारे पास जो कि है 66, तो हम इसे एक बकेट में डाल देंगे। दहाई के अंक में 7 वाली संख्या मेरे पास 2 है, 170 और 75, तो हम इन दोनों को एक बकेट में रख सकते हैं। दहाई के अंक में 8 वाली ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, तो यह बकेट खाली रहेगा। और दहाई के अंक में 9 वाली एक संख्या है 090, तो हम इसे एक अलग बकेट में डाल देंगे। अब आखिरी में मुझे सैकड़े के हिसाब से इसे अरेंज करना है, लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के हिसाब से मुझे इसे अरेंज करना है। तो अब फिर से मैं इसको एक बार अरेंज करूंगा। सबसे पहले वह अंक सामने आएंगे जिसका सैकड़े में आने वाली संख्या 0 हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हमने 2 बार यूज़ किया है और वह दोनों 2 के सैकड़े में 0 आ रहा है, तो हम सबसे पहले उसे आगे ले आएंगे। उसके बाद सैकड़े में 0 आने वाली और भी संख्याएं हैं, जैसे कि 45 है, 66 है, 75 है और 90 है। हम इन सबको एक साथ सामने ले आएंगे और एक बकेट में जोड़ देंगे। उसके बाद सैकड़े में आने वाली संख्या 1 ढूंढेंगे। यहाँ पे एक 170 है हमारे पास, उसे एक अलग बकेट में डाल देंगे। और सैकड़े का मान 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसके लिए हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है, तो यह सारी बकेट खाली रहेंगी। 8 से सैकड़े पे आने वाली एक संख्या है 802, उसे हम एक बकेट में डालेंगे। और 9 वाली कोई भी संख्या नहीं है। इस तरह की प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर हमें यह पता चल गया कि यह पूरे अंक अब पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यह शॉर्टिंग के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला है। इस शॉर्टिंग के बाद हमें एक एरे मिला है जो कि बढ़ते क्रम में जमा हुआ है। पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों है 2, उसके बाद है 45, फिर है 66, फिर 75, फिर 90, उसके बाद 170 और अंत में है 802। इस तरीके से आप देख सकते हैं रेडिक्स सॉर्ट के हिसाब से यह सभी संख्याएं अरेंज हो चुकी है, एक ऑर्डर में जम चुकी है। प्रत्येक चरण के लिए डेटा पर एक बार ही हम पास करने की आवश्यकता करते हैं और उसके बाद हम लोग उसकी शॉर्टिंग करते चले जाते हैं। यही प्रक्रिया हम सभी चरण के लिए दोहराते हैं। पहले हमें इकाई के अंक के लिए दोहराना पड़ता है, फिर दहाई के लिए, फिर सैकड़े के लिए और फिर हजार के लिए। इस तरह हम बार बार इसकी रिविजन इस बार दोहरा करके हम शॉर्टिंग करते हैं। आइए अब इसी उदाहरण को हम महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट बिट या महत्वपूर्ण अंक से देखते हैं, जिसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। इस बार हमें हमारी सारणी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करनी पड़ेगी। इसका मतलब हम लोग इसे बाएं तरफ से शुरू करेंगे। इसका मतलब पहला जो रेडिक्स बनेगा वह बाईं ओर आने वाले अंक के हिसाब से बनेगा, यानी कि अगर हमारे पास सैकड़ा वाली सबसे बड़ी संख्या है तो सैकड़ा से स्टार्ट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे दहाई और इकाई की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए फिर दिए गए उदाहरण में देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हैं। 170, 45, 75, 25, 2, 24, 802 और 66, ये संख्याओं को लेकर के हम इसकी शॉर्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सैकड़े में आने वाला मान से हम शुरू करते हैं, तो कौन सा ऐसा मान है जिसके सैकड़े में 0 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर सैकड़े का मान अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जो 2 ही अंकों की संख्या है, तो आगे में आप उसके 0 जोड़ देंगे, 0 लगा देंगे। या कोई संख्या 1 अंक की है तो अभी आप उसके आगे में 0 0 लगा सकते हैं, ताकि सभी की लंबाई सेम हो। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं सैकड़े में किन के 0 आ रहा है। तो आप देखिए 0, 45, 75, 25, 2, 24, 66, इन सभी संख्याओं में अगर हम देखें तो सैकड़े का मान 0 है। तो हम इन सब को एक बकेट में डाल देंगे और एक रेडिक्स बना देंगे इनका सभी का। तो यह एक रेडिक्स में आ गए। दूसरा हम देखेंगे ऐसी संख्या जिसके सैकड़े के मान में 1 आ रहा हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी संख्या है 170, जिसका सैकड़े का मान 1 है, तो हम उसे वहाँ लगा देंगे। फिर देखेंगे हम सैकड़े के मान पे 2 आने वाली संख्या, जिसके सैकड़े में 2 आ रहा हो। तो सैकड़े में 2 आने वाला कोई संख्या नहीं है। इसी तरह हम देखेंगे कि जिसके सैकड़े में 3 आ रहा हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इसके लिए भी हम यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं पाते हैं।
तो हाँ, ये सारे रेडिक्स, ये सारी बकेट खाली रहेंगी। आखिरी में हम देखते हैं सैकड़े के मान पे कहीं पे 8 आ रहा है क्या या 8 आ रहा है क्या। तो हम देखते हैं कि एक नंबर है 802, इसमें सैकड़े का मान 8 है, तो हम उसे एक रेडिक्स में डाल देंगे। फिर हम देखते हैं 9 के लिए कि किसी के सैकड़े के मान पे 9 आ रहा है क्या, ऐसी कोई भी संख्या अवेलेबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे 3 बकेट बनाए, एक 0 वाले सभी एक साथ आ गए, फिर 1 से शुरू होने वाले एक साथ आ गए और 8 से शुरू होने वाले एक साथ आ गए। अब आपने MSB के हिसाब से या सैकड़े के अंक के हिसाब से इसे पूरी तरीके से अरेंज कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे दहाई के हिसाब से करेंगे और बाद में हम इकाई के हिसाब से करेंगे। अब दहाई के हिसाब से अरेंज करना चाहें तो हमें दूसरे अंक को देखना पड़ेगा। ऐसी संख्याएं जिसके दूसरे अंक पे 0 आ रहा हो, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसके दहाई का अंक 0 है, तो हम उसे एक बकेट में डाल देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसके दहाई के अंक में 1 आ रहा हो, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या अवेलेबल नहीं है जिसका दहाई का अंक 1 हो। फिर हम देखेंगे दहाई का अंक 2 आने वाली संख्या, तो मुझे 2 संख्याएं ऐसी मिल रही है 25 और 24 जिसका दहाई का अंक 2 है, तो उसे हम एक रेडिक्स या एक बकेट में डाल देंगे। उसके बाद दहाई के अंक 3 वाली संख्याएं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। दहाई का अंक में 4 आने वाली संख्याएं, एक संख्या है 45, उसे हम एक बकेट में डाल देंगे। दहाई के अंक में 5 आने वाली संख्या, वह बिल्कुल नहीं है इसमें। दहाई पे आने वाली 6 संख्या है एक 66, उसे हम एक बकेट में डाल देंगे। दहाई में आने वाला 7, ऐसी कोई संख्या तो बिल्कुल है, तो हम उसे 75, इसे हम एक बकेट में डाल सकते हैं। 170 भी इसी बकेट में आ सकता है, और लास्ट में दहाई के अंक में आने वाला संख्या को हम अरेंज कर देते हैं। अब अंतिम अंक के हिसाब से हम अरेंज करेंगे। इसी तरीके से अंतिम अंक के हिसाब से अरेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि अंतिम में सबसे छोटा मान आने वाली संख्या पहले होगी। तो सबसे छोटा मान अंतिम में जिसके 0 आ रहा हो वो पहले आ जाए, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। 1 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, 2 वाला है, तो सबसे पहले 002 आ जाएगा। अब 024 दूसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि 1 2 के बाद 3 से आने वाली कोई संख्या नहीं है, पर 4 वाली है मेरे पास, तो 024 जो हमारे दूसरे स्थान पे आएगा। 025 तीसरे स्थान पे आएगा, क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है, और 045 उसके बाद आएगा। 066 उसके बाद आएगा, क्योंकि इकाई के अंक में 6 है इसके, और उसी तरह से हम इसको अरेंज करते जाएंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। आइए अब इसे एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है जिसमें एक एरे है जिसमें कुछ संख्याएं हैं 181, 279, 390, 121, 145, 736, 514 और 212। तो इसे हम रेडिक्स सॉर्ट से शॉर्ट। दिए गए एरे में सबसे बड़ा तत्व 736 है, और हम देख सकते हैं 736 में कितने अंक हैं। 736 में 3 अंक हैं, इसलिए हमें जो डी लूप चलाना था वह 3 बार चलाना पड़ेगा, यानी कि सैकड़े के स्थान तक। इसका मतलब एरे को शॉर्ट करने के लिए 3 बार पास करने की आवश्यकता है। एक बार हमें इस एरे को सैकड़े के लिए पास करना पड़ेगा, फिर दहाई के लिए, और उसके बाद इकाई के लिए। तो डी की वैल्यू हमें पता चल गई है, यह 3 होगा। आइए पहला पास में क्या होगा यह देखते हैं। पहला पास में हम देखेंगे सूची को 0 के स्थान पर अंकों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाएगा। सबसे पहले हम पहले स्थान के लिए देखेंगे, जिसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। तो हम देखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 0 वाला कोई तत्व है, तो सबसे पहले हम उसे ऊपर ले आएंगे। तो 390 एक ऐसा तत्व है जिसका इकाई का अंक 0 है। उसके बाद 1 से आने वाले सभी अंक को एक साथ एक रेडिक्स या एक बॉक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पर 181 और 121 ऐसे 2 नंबर हैं जिसके अंतिम में इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो हम उसे एक रेडिक्स या एक बकेट में डाल देंगे। उसके बाद इकाई का अंक 2 आने वाली संख्या देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 212 है, उसे हम एक बकेट में डाल देंगे। 3 से आने वाली संख्या इकाई का अंक 3, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, तो यह बकेट खाली रहेगा या यह रेडिक्स हमारा खाली रहेगा। जिनका इकाई के अंक में 4 आ रहा है वह 514 एक अंक इसमें डाल देंगे। जिनके इकाई में 145, जिसके इकाई में 5 आ रहा है, वह वाली संख्या को हम 5वें वाले बॉक्स में डालेंगे। तो हमारे पास एक संख्या है 145। इकाई के अंक में 6 आने वाली भी एक संख्या है 736। इकाई का अंक जिनका 7 या 8 हो, ऐसी कोई भी संख्या इस उदाहरण में नहीं है, तो वह दोनों बकेट खाली रहेंगे। इकाई पे आने वाले संख्या 9 हो, ऐसा एक उदाहरण है 279, तो उसे हम आखिरी में डाल देंगे। पहले पास के बाद हमारी संख्याएं हैं 390, 181, 121, 212, 514,
145, 736 और 289। आइए अब दूसरे पास में देखते हैं। दूसरे पास यानी 10वें के स्थान या दहाई के स्थान के हिसाब से हम इसे क्रमबद्ध करेंगे। दहाई के स्थान पर आने वाली संख्या सबसे पहले देखते हैं, क्या किसी में 0 आ रहा है? तो शून्य कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो शून्य वाला बकेट या शून्य वाला रेडिक्स मेरा खाली रहेगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि कहीं पे दहाई के स्थान पर 1 आ रहा है क्या? तो ऐसी दो संख्याएं हैं, 212 और 514, जिसके दहाई के स्थान पर 1 आता है, तो इन दोनों को हम एक बॉक्स में रखेंगे। उसके बाद दहाई के स्थान पर 2 आने वाली संख्याएं देखेंगे, जिसका दहाई का अंक 2 हो, तो यहाँ पर एक ऐसा अंक है 121 जिसका दहाई का अंक 2 है, उसे हम एक बकेट में डाल देंगे। उसके बाद दहाई का अंक 3 वाली संख्याएं, तो 736 है जिसे हम अगले बकेट में डाल देंगे, और दहाई का अंक जिसका 4 है ऐसी संख्या को अगले बकेट में डालना है, तो 145, इसे हम एक बॉक्स में डाल देंगे। इसी तरह से दहाई का अंक 5, 6, 7 वाली संख्या ढूंढेंगे, तो ऐसी कोई भी संख्या इस उदाहरण में नहीं है, तो यह सभी बकेट या बॉक्स खाली रहेंगे। दहाई का अंक 8 आने वाली दो संख्याएं एक साथ एक बकेट में डाली जाएंगी, जैसे कि 181 और 289, और जिनका दहाई का अंक 9 हो ऐसी भी एक संख्या हमारे पास है 390, जो आखिरी बकेट में जाएगी। तो इस तरीके से दूसरे पास के बाद हमारा जो संख्याएं हैं 2 से 12, 514, 121, 736, 145, 181, 289 और 390। आइए अब तीसरे पास की तरफ चलते हैं। जब हम इस सारणी को तीसरे पास पे डालेंगे तब हम इसे 100वें स्थान के आधार पर अरेंज करेंगे या सैकड़े के स्थान के हिसाब से इसे हम जमाएंगे। तो अब सैकड़े की संख्या देखेंगे आखिरी कि वहाँ पर कोई भी ऐसा है कि जिस पे 0 आ रहा है क्या। तो आप देख सकते हैं दिए गए उदाहरण में कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसका सैकड़े के स्थान पर 0 हो, तो 0 वाला जो बकेट होगा वह खाली रहेगा। दूसरा फिर हम देखेंगे किसी भी ऐसे नंबर में जिसके सैकड़े के स्थान पर 1 आ रहा हो, तो हमारे पास 3 नंबर हैं 121, 145 और 181। हम तीनों को एक साथ मर्ज करके एक बकेट में डाल देंगे। फिर हम अगला सैकड़ों का स्थान देखेंगे जिस पे 2 आ रहा हो, तो 2 आने वाले दो संख्याएं हैं 212 और 289, इन दोनों को हम एक बकेट में डाल देंगे। अगला बकेट होगा ऐसी संख्या जिसके सैकड़े के स्थान पर 3 आ रहा हो, तो एक ही संख्या यहाँ पर मुझे मिली 390, उसे मुझे इस बकेट में डाल देना है। फिर सैकड़े का स्थान देखेंगे कि कहीं पर ऐसा कोई अंक है जिसका सैकड़ा 4 हो, तो ऐसी कोई भी संख्या इस उदाहरण में नहीं ली गई है, तो यह बॉक्स खाली रहेगा। सैकड़े के स्थान पर आने वाली 5 वाली संख्या 514, यह एक बॉक्स में आ जाएगी। अगला बॉक्स ऐसी संख्याओं के लिए है जिनका सैकड़ा 6 से शुरू होता हो, पर यहाँ पे उदाहरण में कोई भी ऐसी संख्या अवेलेबल नहीं है, तो यह बॉक्स खाली रहेगा। सैकड़े के स्थान पर 7 आने वाली संख्या एक है हमारे पास 736, तो उसे हम इस बॉक्स में डाल देंगे। सैकड़े के स्थान पर 8 किसी भी संख्या में नहीं पाया गया है, और सैकड़े के स्थान पर 9 यह अंक भी किसी भी संख्या में नहीं पाया गया है। अब हम पूरी तरीके से शॉर्ट कर चुके हैं, और यह शॉर्टिंग के बाद यह पूरी सारणी आरोही क्रम में व्यवस्थित हो चुकी है। जैसे कि पहला अंक आप देख सकते हैं 121 आ गया है, उसके बाद 145, उसके बाद 181, फिर 212, फिर 289, फिर 390, 514 और लास्ट में 736। आइए अब देखते हैं रेडिक्स सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी। रेडिक्स सॉर्ट की समय जटिलता को सर्वश्रेष्ठ मामले में, औसत मामले में और ख़राब मामले में देखते हैं। साथ ही हम इसके साथ देखेंगे रेडिक्स सॉर्ट की स्पेस की जटिलता भी। रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिदम में O(n × d, n × d की समय जटिलता पाई जाती है, जहां पर n इनपुट सारणी में तत्वों की संख्या होती है और d सबसे बड़ी संख्या में आने वाले अंकों की संख्या है। रेडिक्स सॉर्ट की स्पेस जटिलता O(n + k मानी गई है, जहां पर n इनपुट सारणी में तत्वों की संख्या है और k इनपुट की सीमा है। सर्वश्रेष्ठ केस की जटिलता। सर्वश्रेष्ठ केस तब होता है जब किसी भी टाइप की सॉर्टिंग की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब दी गई सारणी पहले से ही आरोही या अवरोही क्रम में जमी हुई है, तो उस समय हमें कोई भी टाइप की सॉर्टिंग नहीं करनी पड़ती। जिस क्रम में हम चाहते हैं अगर वैसी ही संख्याएं मिल जाए तो सॉर्टिंग की आवश्यकता नहीं होती। इसे हम बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ केस। इस समय में रेडिक्स सॉर्ट की जटिलता O(n × d होता है, n × d। मान लीजिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एरे है
जिसमें हमारे पास अंक हैं 10, 20, 30, 80 और 100। इसको हम रेडिक्स सॉर्ट से अगर शॉर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम मान लीजिए इकाई के अंक के हिसाब से इसे जमाते हैं। तो इकाई का अंक सभी का 0 है, तो इसका मतलब ये शॉर्टिंग की आवश्यकता नहीं है, जो भी जैसा नंबर है वैसा ही हमें मिल जाएगा और एरे में 10, 20, 30, 80 और 100 वैसे ही रहेंगे। अब हम जब इसे दहाई के हिसाब से अरेंज करेंगे तो दहाई में 10 में आप देख सकते हैं दहाई का अंक 1 है, 20 में दहाई का अंक 2 है, 30 में दहाई का अंक 3 है, 80 में दहाई वाला अंक 8 है और 100 में दहाई का अंक 0 है। तो सबसे पहले 0 वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, इसका मतलब 100 आगे आ जाएगा। उसके बाद 1 वाले की प्राथमिकता होगी तो 10 उसके पीछे आएगा, फिर 20, 30 और 80 इसी क्रम में जम जाए। अब जब 100वें स्थान पे हम इसे जमाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं 100 का 100वां अंक 1 है और बाकी सभी का 100वें अंक में आने वाली संख्याएं 0 है। तो 100वें अंक में जिनका 0 है वो संख्याएं आगे आ जाएगी, इसका मतलब पहले 10, 20, 30, 80 और आखिरी में 100। इस तरीके से हमारा ये अरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ यह देखेंगे कि इस एरे में कितने तत्व लिए। इस एरे में हमने लिए थे 5 तत्व, इसलिए हमारी n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5। और सबसे बड़ा तत्व हमने देखा, सबसे बड़ा जो नंबर है वह है 100। 100 में कितने नंबर आ रहे हैं? 100 में टोटल आने वाले अंक है 3, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो d की वैल्यू हो गई 3। रेडिक्स सॉर्ट के हिसाब से समय की जटिलता होती है O(n) × d। तो n की वैल्यू यहाँ पर है 5 और d की वैल्यू है 3, दोनों के गुणा करने पर हमें 15 मिलता है। तो O15 इस केस में हमारी रेडिक्स सॉर्ट की समय जटिलता निकल जाएगी। इसका मतलब है एरे को शॉर्ट करने के लिए O15 ऑपरेशंस की आवश्यकता पड़ी है। तो आज की कक्षा में हमने जाना रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम कैसे काम करता है, यह एल्गोरिथम के अलावा इसके उदाहरण, इसके लिए समय की जटिलता और स्थान की जटिलता। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।